मजाकिया हॉनर्स। कुछ ही समय बाद वे मार्ग से निकलकर एक बड़ी गुफा के पास पहुंच गए, जो इतनी ऊंची थी कि वो उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई होगी जिसके भीतर वह स्थित थी। यह एक शानदार गुफा थी, जो कोमल, अदृश्य प्रकाश से प्रकाशित थी, जिससे उसमें मौजूद हर चीज साफ साफ देखी जा सकती थी। दीवारें पॉलिश किए हुए संगमरमर की थीं, सफ़ेद और उसमें से नाजुक रंगों की नसें गुजर रही थीं, और छत मेहराबदार थी और उस पर शानदार और सुंदर डिज़ाइन उकेरे गए थे। इस विशाल गुंबद के नीचे एक सुंदर गांव बना हुआ था जो बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा घर नहीं थे और घर संगमरमर के बने थे और कलात्मक रूप से डिज़ाइन किए गए थे। इस गुफा में न तो घास उगती थी, न ही फूल और न ही पेड़, इसलिए घरों के आसपास के आंगन चिकने और नंगे थे और उनकी सीमाओं को चिन्हित करने के लिए उनके चारों ओर कम दीवारें थीं। सड़कों और घरों के आंगनों में बहुत से लोग थे, सभी के शरीर के नीचे एक पैर उग रहा था और जब भी वे चलते थे तो इधर उधर उछलते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी अपने एक पैर पर मजबूती से खड़े थे और कभी अपना संतुलन नहीं खोते थे। चैंपियन जय हो। हॉपर्स के पहले समूह में से एक व्यक्ति चिल्लाया, तुमने किसे पकड़ लिया है? कोई नहीं, चैंपियन ने उदास स्वर में उत्तर दिया, इन अजनबियों ने मुझे पकड़ लिया है। तब दूसरे ने कहा, हम तुम्हें बचा लेंगे और उन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि हम संख्या में अधिक हैं। नहीं, चैंपियन ने उत्तर दिया, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है और जिनके सामने आपने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें पकड़ना शिष्टाचार नहीं है। इसकी परवाह मत करो, डोरोथी ने कहा। हम तुम्हें आज़ादी देंगे और तुम्हें आज़ाद कर देंगे। सचमुच? चैंपियन ने प्रसन्न स्वर में पूछा। हाँ, छोटी लड़की ने कहा, हो सकता है कि आपके लोगों को हॉनर्स पर विजय पाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता हो। इस पर सभी हॉपर उदास और उदास दिखे। इस समय तक कई और लोग समूह में शामिल हो गए थे और उत्सुक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक बड़ी भीड़ ने अजनबियों को घेर लिया था। हमारे पड़ोसियों के साथ यह युद्ध एक भयानक बात है, एक महिला ने टिप्पणी की। किसी न किसी को चोट लगना लगभग तय है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मैडम? बिजुका ने पूछा। क्योंकि हमारे शत्रुओं के सींग तीखे हैं और युद्ध में वे उन सींगों को हमारे योद्धाओं में घुसाने का प्रयास करेंगे, उसने उत्तर दिया। हॉनर्स के कितने सींग होते हैं? डोरोथी ने पूछा। जवाब मिला, प्रत्येक के माथे के बीच में एक सींग है। ओह, तो वे गेंडा हैं, बिजुका ने घोषणा की। नहीं, वे हॉनर हैं। हम उनके साथ कभी युद्ध नहीं करते, यदि संभव हो तो, उनके खतरनाक सींगों के कारण, लेकिन यह अपमान इतना बड़ा और इतना अकारण था कि हमारे बहादुर लोगों ने बदला लेने के लिए लड़ने का फैसला किया, महिला ने कहा। तुम किस हथियार से लड़ते हो? बिजुका ने पूछा। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, चैंपियन ने समझाया। जब भी हम हॉनर्स से लड़ते हैं, तो हमारी योजना उन्हें पीछे धकेलने की होती है, क्योंकि हमारे हथियार उनके हथियारों से ज्यादा लंबे हैं। तो फिर आप बेहतर हथियारों से लैस हैं, स्क्रब्स ने कहा। हाँ, लेकिन उनके पास बहुत ही भयानक सींग हैं, और अगर हम सावधान न रहें तो वे हमें उनके नुकीले सिरे चुभो देते हैं, चैंपियन ने कांपते हुए कहा। इससे उनके साथ युद्ध खतरनाक हो जाता है, और खतरनाक युद्ध कभी भी सुखद नहीं हो सकता। मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, बिजुका ने टिप्पणी की, कि आपको उन हॉनर्स पर विजय पाने में परेशानी होगी जब तक कि हम आपकी मदद नहीं करते। ओह, हॉपर एक स्वर में चिल्लाए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कृपया करें, हम आपके बहुत आभारी होंगे। इससे हमें बहुत खुशी होगी। और इन विस्मयसूचक शब्दों से बिजुका को पता चल गया कि उसकी बात को लोगों ने पसंद किया है। हॉनर देश कितनी दूर है? उसने पूछा। क्यों, ये तो बाढ़ के दूसरी तरफ है, उन्होंने उत्तर दिया, और चैंपियन ने आगे कहा। कृपया मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हॉनर्स दिखाऊंगा। इसलिए वे चैंपियन और कई अन्य लोगों के पीछे पीछे सड़कों पर चले गए और गांव से बाहर एक बहुत ऊंची बाड़ के पास पहुंचे, जो पूरी तरह संगमरमर से बनी थी, और जो उस विशाल गुफा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती प्रतीत हो रही थी। लेकिन हॉनर्स द्वारा बसा हुआ इलाका हूपर्स के इलाके जितना भव्य नहीं था।
संगमरमर के बजाय दीवारें और छतें धूसर पत्थर की थीं और चौकोर घर भी उसी सामग्री से बने थे। लेकिन शहर हूपर्स के शहर से कहीं ज्यादा बड़ा था और सड़कों पर बहुत से लोग रहते थे जो अलग अलग कामों में व्यस्त रहते थे। बाढ़ के खुले पिकेट से झांकते हुए हमारे दोस्तों ने हॉनर्स को देखा, जिन्हें नहीं पता था कि उन्हें अजनबियों द्वारा देखा जा रहा है, और उन्हें दिखने में बहुत ही असामान्य लगा। वे आकार में छोटे लोग थे और उनके शरीर गेंदों की तरह गोल थे और उनके पैर और हाथ छोटे थे। उनके सिर भी गोल थे और उनके कान लंबे, नुकीले थे और माथे के बीच में एक सींग लगा हुआ था। सींग बहुत भयानक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वे 6 इंच से ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन वे हाथीदांत के सफ़ेद और नुकीले थे, और कोई आश्चर्य नहीं कि हॉपर उनसे डरते थे। हॉनर्स की खाल हल्के भूरे रंग की थी, लेकिन वे बर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते थे और नंगे पैर रहते थे। डोरोथी को लगा कि उनके बारे में सबसे खास बात उनके बाल थे, जो हर सिर पर 3 अलग अलग रंगों में उगते थे, लाल, पीला और हरा। लाल रंग सबसे नीचे था और कभी कभी उनकी आंखों के ऊपर लटकता था, फिर पीले रंग का एक चौड़ा घेरा आता था और हरा रंग सबसे ऊपर होता था और ब्रश के आकार की चोटी बनाता था। हॉनर परिवार के किसी भी सदस्य को अभी तक अजनबियों की मौजूदगी का एहसास नहीं था, जो कुछ समय तक छोटे भूरे लोगों को देखते रहे और फिर विभाजन बाड़ के बीच में बने बड़े गेट पर चले गए। ये दोनों तरफ से बंद था और कुंडी के ऊपर एक साइन लगा था जिस पर लिखा था, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, क्या हम अंदर नहीं जा सकते? डोरोथी ने पूछा। अभी नहीं, चैंपियन ने उत्तर दिया। मुझे लगता है, बिजुका बोला, कि अगर मैं उन हॉनर्स से बात कर पाता तो वे आपसे माफ़ी मांग लेते और फिर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या आप इस तरफ से बात नहीं कर सकते? चैंपियन ने पूछा। इतना भी नहीं, बिजुका ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे उस बाड़ के ऊपर फेंक सकते हो? बाड़ ऊंची है, लेकिन मैं बहुत हल्का हूँ। हम कोशिश कर सकते हैं, हूपर ने कहा। मैं शायद अपने देश का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, इसलिए मैं फेंकने का काम करूँगा। लेकिन मैं ये वादा नहीं करूँगा कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजुका ने कहा। बस मुझे फेंक दो और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इसलिए चैंपियन ने बिजुका को उठाया और एक क्षण के लिए उसे संतुलित रखा, ताकि देख सके कि उसका वजन कितना है, और फिर पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। शायद अगर बिजुका थोड़ा भारी होता तो उसे फेंकना आसान होता और वह ज्यादा दूर तक जा सकता था, लेकिन जैसा कि हुआ, बाड़ के ऊपर जाने के बजाय वह उसके ठीक ऊपर गिरा और एक नुकीली लकड़ी ने उसकी पीठ के बीच में से उसे पकड़ लिया और उसे जकड़ लिया। अगर वह नीचे की ओर मुंह करके होता तो बिजुका शायद खुद को छुड़ा लेता, लेकिन लकड़ी पर पीठ के बल लेटे हुए उसके हाथ हॉनर कंट्री की हवा में लहरा रहे थे जबकि उसके पैर हॉपर कंट्री की हवा में लात मार रहे थे, तो वह वहीं था। क्या तुम्हें चोट लगी है? पैचवर्क गर्ल ने चिंतित होकर पूछा। बिल्कुल नहीं, डोरोथी ने कहा, लेकिन अगर वह इस तरह से हिलता है तो उसके कपड़े फट सकते हैं। हम उसे नीचे कैसे ला सकते हैं, मिस्टर चैंपियन? चैंपियन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, उसने कबूल किया। अगर वह कौवों की तरह हॉनर्स को भी डरा सकता है, तो उसे वहीं छोड़ना अच्छा विचार हो सकता है। ये भयानक है, ओजो ने लगभग रोने को तैयार होकर कहा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ओजो बदकिस्मत हूँ, इसलिए जो कोई भी मेरी मदद करने की कोशिश करता है, वह मुसीबत में पड़ जाता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई है, डोरोथी ने कहा। लेकिन चिंता मत करो, हम किसी तरह बिजुका को बचा लेंगे। मुझे पता है कैसे, स्क्रैप्स ने घोषणा की। यहाँ, मिस्टर चैंपियन, बस मुझे बिजुका के पास फेंक दो। मैं लगभग उतना ही हल्का हूँ जितना वह है, और जब मैं बाड़ के ऊपर पहुँच जाऊंगा तो मैं अपने दोस्त को पिकेट से खींचकर तुम्हारे पास फेंक दूंगा। ठीक है, चैंपियन ने कहा, और उसने पैचवर्क गर्ल को उठाया और उसे उसी तरफ फेंक दिया जैसे उसने बिजुका को फेंका था। हालांकि इस बार उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ी होगी, क्योंकि स्क्रैप्स बाड़ के ऊपर से बहुत दूर निकल गया और बिजुका को बिल्कुल भी पकड़ पाने में सक्षम न होते हुए हॉनर कंट्री में जमीन पर गिर गया,
जहां उसके भरवां शरीर ने 2 पुरुषों और एक महिला को गिरा दिया और वहां जमा भीड़ को खरगोशों की तरह भागने पर मजबूर कर दिया ताकि वह उससे दूर भाग सके। अगले ही पल ये देखकर कि वह हानिरहित है, लोग धीरे धीरे वापस लौटे और पैचवर्क गर्ल के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसे आश्चर्य से देखते हुए। उनमें से एक ने अपने बालों में, अपने सींग के ठीक ऊपर एक रत्न जड़ा हुआ सितारा पहना हुआ था, और यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति लग रहा था। वह अपने बाकी लोगों के लिए बोल रहा था, जो उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे। आप कौन हैं, अज्ञात प्राणी? उसने पूछा। स्क्रैप्स, उसने कहा, अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपनी कपास की गठरी को उस जगह थपथपाकर चिकना किया जहां वह इकट्ठी हो गई थी। और आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने आगे पूछा। बाढ़ के पार। मूर्ख मत बनो, मैं किसी और जगह से नहीं आ सकती थी, उसने जवाब दिया। उसने विचारमग्न होकर उसकी ओर देखा। तुम हॉप नहीं हो, उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे 2 पैर हैं। वे बहुत अच्छे आकार के नहीं हैं, लेकिन संख्या में 2 हैं। और बाढ़ के ऊपर वह अजीब प्राणी, वह लात मारना क्यों बंद नहीं करता? वह तुम्हारा भाई या पिता या बेटा होगा, क्योंकि उसके भी 2 पैर हैं। तुम समझदार गधे से मिलने जरूर गए होगे, स्क्रैप्स ने इतनी खुशी से हंसते हुए कहा कि भीड़ भी उसके साथ सहानुभूति में मुस्कुराई। लेकिन इससे मुझे याद आता है, कप्तान या राजा, मैं हॉनर्स का प्रमुख हूँ और मेरा नाम जैक है। बेशक, लिटिल जैक हॉनर, मुझे ये पता था, लेकिन मैं बाढ़ के ऊपर से इसलिए आया था ताकि मैं आपसे हॉपर्स के बारे में बात कर सकूं। हॉपर्स के बारे में क्या? प्रमुख ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुमने उनका अपमान किया है और बेहतर होगा कि तुम उनसे माफी मांग लो, स्क्रैप्स ने कहा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे शायद यहाँ आकर तुम्हें हरा देंगे। जब तक गेट बंद है, हमें कोई डर नहीं है, चीफ ने कहा। और हमने उनका बिल्कुल भी अपमान नहीं किया, हम में से एक ने मजाक किया जिसे बेवकूफ हॉपर समझ नहीं पाए। ये कहते हुए चीफ मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट से उनका चेहरा काफी प्रसन्न दिख रहा था। मजाक क्या था? स्क्रैप्स ने पूछा। एक हॉनर ने कहा कि उनके पास हमसे कम समझ है, क्योंकि उनके पास केवल 1 पैर है। हाँ, आप बात समझ गए, है न? यदि आप अपने पैरों पर खड़े हैं और आपके पैर आपके नीचे हैं, तो हाँ, तब आपके पैर आपकी समझ हैं। ही, हो, अरे, लेकिन यह एक बढ़िया मजाक है। और बेवकूफ हॉपर इसे नहीं देख सके। वे यह नहीं देख सके कि केवल 1 पैर के साथ उनके पास हमसे कम समझ होनी चाहिए जिनके पास 2 पैर हैं। हाँ, ही, हो, चीफ ने अपनी सफेद चोली के निचले किनारे से अपनी आंखों से हंसी के आंसू पोंछे, और बाकी सभी हॉनर ने अपनी चोली से अपनी आंखें पोंछीं, क्योंकि वे भी बेतुके मजाक पर अपने चीफ की तरह ही दिल खोलकर हंसे थे। फिर स्क्रैप्स ने कहा, आपकी समझ के बारे में उनकी समझ से गलतफहमी पैदा हुई। बिल्कुल सही, इसलिए हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चीफ ने जवाब दिया। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण की बहुत जरूरत है, स्क्रैप्स ने दृढ़ता से कहा। आप युद्ध नहीं चाहते हैं, है न? अगर हम इसमें मदद कर सके तो नहीं, जैक हॉनर ने स्वीकार किया। सवाल यह है कि हॉनर को यह चुटकुला कौन समझाएगा? आप जानते हैं कि किसी भी चुटकुले को समझाने के लिए बाध्य होना उसे खराब कर देता है, और यह अब तक का सबसे अच्छा चुटकुला है जो मैंने सुना है। यह मजाक किसने किया? स्क्रैप्स ने पूछा। डिक्सी हॉनर, वह अभी खदानों में काम कर रहा है, लेकिन वह जल्द ही घर आ जाएगा। मान लीजिए हम इंतजार करें और उससे इस बारे में बात करें। शायद वो हॉपर को अपना मजाक समझाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, स्क्रैप्स ने कहा। मैं इंतजार करूंगा अगर डिक्सी ज्यादा देर न हो। नहीं, वो छोटा है, वो मुझसे भी छोटा है। हाँ, कहो, ये डिक्सी के मजाक से बेहतर मजाक है। वह ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि वह छोटा है। हो। पास खड़े दूसरे हॉनर जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें भी अपने चीफ का मजाक उतना ही पसंद आया जितना कि उसे। स्क्रैप्स को लगा कि यह अजीब है कि वे इतनी आसानी से खुश हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने तय किया कि जो लोग इतनी खुशी से हंसते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं हो सकती।